हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। कल अपने पढ़ रहे थे इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब पढ़ा था है ना, इनलाइन टाइप्स में, टाइप्स ऑफ सीएसएस में। यहाँ यहाँ तक कोई डाउट बचा है तो वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो। यानी अपनों ने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीएसएस, जिसमें हमने तीन टाइप लिखे थे। कितने? तीन टाइप। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इनलाइन, सेकंड, सॉरी, इंटरनल, और लास्ट आपका एक्सटर्नल। तीन टाइप हमने पढ़ लिए थे। और इसमें तो हमने लिखा था कि ये तो स्टाइल टैग में लिखा जाता है, किसमें, सॉरी, स्टाइल एट्रीब्यूट में। स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखा जाता है। ये आपका स्टाइल टैग में, स्टाइल टैग, और वो भी किसमें, को हेड टैग में। किसमें? हेड टैग में। और इसके लिए हमने लिखा था कि इसके लिए सेपरेटली फाइल बनाई जाती है। सही है? सेपरेटली डॉट सीएसएस फाइल बनाई जाती है, जिसे लिंक टैग से जोड़ा जाता है। यानी सिंपल ऐसे लिखा था। एक एक इनके एग्जाम्पल भी हमने लिख लिए थे। ठीक है। दूसरी हेडिंग यहीं से आप डालोगे। इनका हमने एक चीज देखी थी, सेलेक्टर लिखा था हमने। एक जब स्ट्रक्चर लिखा था तो उसमें क्या लिखा था? सेलेक्टर। तो आज हेडिंग लिखें आप, सेलेक्टर, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। ये तीनों में कोई समस्या है तो पूछ लें पहले ही। हाँ, एक वो एग्जाम्पल एक्सटर्नल का नहीं हुआ था, वो आज हम कर लेंगे। ठीक है। वो बस वही था कि वो फोल्डर में पाथ सही से फैच नहीं कर रहा था। वही एरर थी, और कोई एरर नहीं थी। बाकी सही था, वो लिखा हुआ भी सही, बनाया भी सही था। बढ़े आगे। तो आज हेडिंग डाल लें आप, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। नंबर वन इसमें आप लिख लें, सबसे पहले हम बीच बीच में जो भी यूज कर रहे थे वो था एलिमेंट सेलेक्टर। क्या? एलिमेंट सेलेक्टर। ध्यान रखना, डायरेक्ट टैग के नाम से, टैग के नाम से एलिमेंट को टारगेट करता है। यानी यहां पर जो सेलेक्टर आएगा, वो सेलेक्टर हमेशा क्या होगा? टैग का नाम। क्या होगा? टैग का नाम, और फिर उसके बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो यहाँ लिखोगे। सेलेक्टर के तौर पर क्या लिखोगे? टैग का नाम, और जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो करली ब्रैकेट के अंदर। यानी कल हम जैसे लिख रहे थे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो हम पी लिख रहे थे, हेडिंग को सेलेक्ट करना है तो H1 भी हमने लिखा था। इस टाइप से जिस टैग का नाम लिख दिया उसी एलिमेंट को ये टारगेट करेगा।
यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, एलिमेंट सेलेक्टर में सेलेक्टर के रूप में किसे लिखा जाता है, तो उसका आंसर होगा टैग का नाम। क्या आंसर होगा? टैग का नाम ही एलिमेंट सेलेक्टर का नाम होता है। आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो पी नाम हो जाएगा, आपको हेडिंग को सेलेक्ट करना है तो H1 H2 जो भी है वो हो जाएगा, आपको पूरे ब्लॉक कंटेनर को करना है तो DIV, यानी जो भी आप फॉर्मेटिंग जिस पर अप्लाई करना चाह रहे हो उसी के टैग का नाम इसका नाम होगा। ठीक है, लिख लिया क्या? बढ़े आगे, चलिए। देखो ऐसे एग्जाम्पल ले लें, वैसे तो हमने कल इनके एग्जाम्पल तो बार बार कल भी लिखे हैं, दोबारा से एक और लिख लें कोई भी। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे लिखते हैं, HTML हेड पार्ट, और हेड पार्ट में भी कौन सा? स्टाइल। अभी हम CSS की बात कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? स्टाइल। यहाँ पर हमने स्टाइल में एक तो ले लिया, मान लीजिए H1, और H1 पर आप जो भी फॉर्मेटिंग देना चाहें कि सर H1 में मैं ले रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो हो गया रेड, ठीक है। इसकी फॉन्ट साइज है, ये मान लीजिए हमने ले लिया 20 पिक्सल पिक्सल। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मान लीजिए हमने ले लिया एरियल। जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें वो सारी फॉर्मेटिंग हेडिंग 1 पर हो जाएंगी। आज टाइम 7 बजे का ही दिया है ना, आज टाइम टेबल में ही 7 का दिया है। मैं ही लेट आया हूँ, मैं 7:15 पे आया हूँ यार, जस्ट स्टार्ट ही किया है। कोई बात नहीं, ऐसे मान लो एक ले लिया हमने एलिमेंट पी, और पी पर दे दिया, चलो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पर। चलो इसका कुछ येलो दे दिया। स्टाइल क्लोज और हेड क्लोज, यानी ये जो हिस्सा हो गया हमारा यहाँ पर इस स्टाइल से और इस स्टाइल तक, ये हो गया हमारा क्या? CSS स्टाइल। यानी जो फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ से होगी, और दो ही जगह होगी क्योंकि हमने एक सेलेक्टर तो यूज क्या किया है H1, और एक क्या किया है P। इसका मतलब हो गया जितने भी पैराग्राफ होंगे उन पर बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा, और जहां जहां भी आप कोड में H1 यूज करोगे यानी हेडिंग 1 यूज करोगे वहां पर उसका कलर तो रेड हो जाएगा, उसकी फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगी, और उसकी फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगी। ठीक है ना? चलो इधर लिख देता हूं बॉडी वाला पार्ट। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, फर्स्ट पैरा, लाइन ब्रेक, सेकंड पैरा। बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। हो गया कोड पूरा। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो कितने हैं? 4। कितने एलिमेंट हैं?
चार, एक हेडिंग 1 का एलिमेंट है, एक हेडिंग 2 का एलिमेंट है और दो पैराग्राफ एलिमेंट है। सही है क्या भाई? जो हमें ब्राउजर में दिखाई देंगे वो कितने होंगे कंटेंट में एलिमेंट? चार, एक, दो, तीन और ये चार एलिमेंट। यदि हम बात करें H1 पर तो ये सभी फॉर्मेटिंग आपकी कहाँ दिखाई देगी? H1 यानी कि फर्स्ट पैरा पर। ठीक है, क्या इस पर कोई फॉर्मेटिंग दिखाई देगी H2 पर? नहीं, इस पर कोई फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं देगी, किसी भी तरीके की कोई स्टाइल इस पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि H2 के नाम से हमने कोई सेलेक्टर यूज नहीं किया है। दूसरा, दोनों पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो उस पर क्या दिखाई देगा? बैकग्राउंड कलर येलो। तो यही हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है सिंपल सी कि एलिमेंट सेलेक्टर वो सेलेक्टर होते हैं जो टैग के नाम को ही सेलेक्टर के नाम के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है? टैग का नाम ही सेलेक्टर का नाम लिखा गया है तो वो एलिमेंट क्या कहलाए, वो सेलेक्टर क्या कहलाएंगे? एलिमेंट सेलेक्टर कहलाएंगे। सिंपल है एकदम। तो ये तो CSS कोड हो गया आपका और वो आपका HTML कोड हो गया। लिख लिया? सबसे लास्ट में दो लोग बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं दोनों। हाँ भाई, पहले से पढ़ा हुआ है या फिर कि सर हम तो वैसे ऐसे ही चलते फिरते आदमी पढ़ लेंगे? भाई दो ही तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो सर पहले से आता है, पढ़ा हुआ है, तो फिर तो मुझे लगता है सुबह सुबह इतना कष्ट करके यहाँ पधारने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आराम से तो 1 घंटे घर यूज करके आना चाहिए। सही है? फालतू में सुबह की नींद गर्मियों में वैसे ही अच्छी होती है। और यदि नहीं आता है तो क्लास में बैठ के भी आप मोबाइल चला रहे हो, तो इसका मतलब आप कंप्यूटर की तो तैयारी कर ही नहीं रहे हो, या फिर माइंड में सेट है एक दो क्वेश्चन ही तो आएंगे देख लेंगे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना दोस्त, एक क्वेश्चन से ही आपके कंप्यूटर अनुदेशक में ही 600 और कुछ बच्चे और नौकरी लगे थे, याद हो तो? है? हाँ, जो भी लगे थे मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, लेकिन 600 प्लस थे वो। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ था, और उसके आंसर के लिए जिस स्टूडेंट ने मेहनत करी थी वो सोच लो कहाँ पहुंच गया था, IIT बॉम्बे। यानी वो क्वेश्चन था IIT का गेट का आया हुआ, जिसके लिए वो IIT बॉम्बे गया, अब वहां से लेके आया और उसने सिर्फ कोर्ट में खुद ने एक ही दलील रखवाई कि सर या तो अधीनस्थ बोर्ड गलत है और या फिर IIT बॉम्बे गलत है। तो कोर्ट ने तुरंत एक लाइन में जवाब दे दिया कि IIT बॉम्बे गलत नहीं हो सकता। तुरंत आंसर चेंज हुआ और वापस रिजल्ट आया और उसमें 600 प्लस बच्चे नौकरी लगे वापस। तो वो इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक क्वेश्चन की अहमियत है, कि एक क्वेश्चन की वैल्यू कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती है। लिख लिया? चलिए आगे, नंबर दूसरा सेलेक्टर लिखें। इसी में ग्रुप सेलेक्टर, क्या? ग्रुप सेलेक्टर।
तो ये जब यूज लिया जाता है जब मल्टीपल एलिमेंट्स को एक समान स्टाइल देनी हो। या एक समान स्टाइल देने के लिए। मल्टीपल मतलब अभी हमारे पास 4 एलिमेंट थे पिछले एग्जांपल में कि सर मैं तो चारों पर एक समान स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, एक जैसा ही फॉन्ट कलर हो, एक ही फॉन्ट साइज हो, एक ही फॉन्ट हो, यानी सारी स्टाइलिंग सिमिलर रखना चाहता हूँ सभी एलिमेंट्स में। तो हम यूज करेंगे किसका? ग्रुप सेलेक्टर का। ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट स्टाइल से लिख रहा हूँ, ऊपर का मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधा स्टाइल से। भाई HTML और वो आप लिख लेना, इतना पता है स्टाइल टैग लिख लिया तो कहाँ लिखना है? ये हेड के अंदर। किसके अंदर? हेड टैग के। यानी यहीं से देख लो पिछले एग्जाम्पल में मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा लिख रहा हूँ। अभी हमने देखो H1 अलग लिखा है, P अलग लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इनको दोनों को एक साथ लिख दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा ग्रुप सेलेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप सेलेक्टर। ऐसे H1 कॉमा P, हाँ ध्यान रखना बीच में हमेशा क्या लिखना है? कॉमा भी यूज करना है। P हो गया। मान लीजिए कि सर H2 भी लेना है, जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को यहाँ पर यूज करना है। और अब जो भी स्टाइल देनी है वो यहाँ लिख दो कि सर यहाँ पर मुझे इनका कलर क्या देना है? रेड। और अलग से डिफाइन करो तो इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, टेक्स्ट कलर। ठीक है, सेम है। दूसरा बैकग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर। तो ये हो गया आपका येलो। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। और कुछ भी लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत। 3 स्टाइल दे दी हमने, सफिशियंट है। और स्टाइल को कर दिया क्लोज। इधर आते हैं बॉडी में। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास में हेडिंग 1 भी है, कुछ भी आप लिखें। हेडिंग 2 भी है। पैराग्राफ 1 भी है। कैसे भी लिख दो। पैराग्राफ 2 भी है। चलो फिर मान लीजिए एक सेक्शन दे देता हूँ कुछ। सेक्शन, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने कोई लिंक डाल दी। एंकर टैग HRF, जो भी कोई लिंक है। टारगेट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल एक लिंक जिससे, और एक सेक्शन बंद किया। बॉडी को क्लोज किया। अब ये इसलिए लिखिए जिससे ये दिमाग में रहे कि अब जो फॉर्मेटिंग आएगी वो किस किस पर आएगी? H1, H2 और पैराग्राफ, इन चारों पर तो फॉर्मेटिंग होगी। इधर जो ये सेक्शन और ये लिंक डाले इन पर कोई फॉर्मेटिंग, ये सिर्फ ऐसे होता है कि कंफ्यूजन के लिए डाला जाता है, पूछ ले किस पर क्या फॉर्मेटिंग है तो।
तो इस पर किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं, क्योंकि ये टैग नेम यहाँ पर देखो या तो सेक्शन टैग नेम होता या फिर ए होता, दोनों का यूज हमने वहां पर एज ए सेलेक्टर नहीं किया। तो ये फॉर्मेटिंग को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला कोई सेलेक्टर यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। सिर्फ जो भी फॉर्मेटिंग है वो इन्हीं पर आएगी, क्योंकि ये ही हमने वहां पर सेलेक्टर लिखे हैं। तो ये इस तरीके से यदि लिखे गए हैं तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप सेलेक्टर। क्या बोल रहे हैं, ग्रुप सेलेक्टर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो है ये। भाई इतना सा अंतर है दोनों में कि एलिमेंट सेलेक्टर में तो हम एक एक टैग यूज कर रहे हैं, सिंगल सिंगल टैग, तो वो सिंगल सिंगल जो भी एलिमेंट होंगे उनको टारगेट करेगा। और ग्रुप में हमने क्या किया, एक साथ कई सारे टैग यूज कर लिया, तो इसलिए मल्टी उसको बोल दिया ग्रुप सेलेक्टर। क्या बोल दिया, ग्रुप सेलेक्टर। एकदम सिंपल सा है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। वहां फॉर्मेटिंग अलग अलग थी, यहाँ पर सब पर एक समान होगी, ये भी एक अंतर है। भाई वहां तो देखो पैराग्राफ 1 में अलग होती, पैराग्राफ 2 में अलग हो सकती है, हेडिंग 1 में अलग हो सकती है, हेडिंग 2 में अलग हो सकती है, यानी सेपरेट सेपरेट डिजाइनिंग करनी है जब तो आप एलिमेंट को यूज करें। और सब में एक जैसी डिजाइनिंग करनी कि सर मेरे को तो पूरा दीवार एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, तो फिर आप ये यूज करो। क्या, इनलाइन में नहीं, इनलाइन में तो सेपरेट सेपरेट लाइन ही होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में ही पॉसिबल है। भाई अब इनलाइन का मतलब तो ये हो गया सारी सेम चीज यहाँ H1 में भी लिखो, फिर सेम चीज H2 में लिखो, वो इनलाइन होगा, तो बार बार लिखना पड़ेगा उसको। लिख लिया, बड़े। नंबर 3 लिखें एक, क्लास सेलेक्टर। नंबर 3, क्लास सेलेक्टर। हाँ जी, जिस एलिमेंट में, जिस एलिमेंट में क्लास को, क्लास नेम को, सॉरी पूरा लिखना, क्लास नेम को क्लास एट्रीब्यूट के साथ या क्लास एट्रीब्यूट में स्टोर किया गया है, उस पर स्टाइल करने के लिए। क्लास का नाम किससे शुरू करते हो, लिखते हो तो सी वाले बताएंगे, जिन्होंने सी पढ़ रखी है वहां भी तो क्लास वगैरह यूज करते हो। यदि मुझे कोई क्लास का नाम लिखना है तो वो कहाँ से शुरू करोगे, क्या, हैज और आईडी। देखो एक यूनिवर्सल है, एक आईडी है, एक क्लास है, तीन सिंबल है जो आपको याद रखना है। अब बताओ, आगे भी सब जगह है, हाँ जावा में आपने डिफाइन करे होंगे क्लास नेम।
लेकिन नाम की शुरुआत हमेशा जब डिफाइन करनी होती है कि कौन सी क्लास है, कुछ भी नाम लिख रहे हो आप, एक्स वाई जेड जो भी नाम आपने लिखा क्लास का, वो डॉट से शुरू करते हो। किससे? डॉट से। तो ध्यान रखना, क्लास नेम की शुरुआत हमेशा किससे करोगे? डॉट से। यानी आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, देखो, स्टाइल, यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वो नाम आपका क्या रहेगा? क्लास नेम, और फिर जो फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग देनी है वो यहाँ लिखोगे, और स्टाइल 1। और जिस एलिमेंट पर यहाँ जो फॉर्मेटिंग है उसको चढ़ाना है, लिंक करना है, तो आपको वापस वही बॉडी में जाना है। और मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट लिया जैसे पैराग्राफ, तो इसमें मैं यूज करूंगा क्या? क्लास एट्रीब्यूट। और जो नाम मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है क्लास नेम, वो नाम यहाँ पर स्टोर करूंगा, क्लास नेम। क्या हो गया? जो भी पैराग्राफ है वो आप लिख देंगे यहाँ पर। क्या हो गया? कोई मुख्य है क्या? यहाँ काम कैसे नहीं कर रहा है? पेन ही प्रॉपर। फर्स्ट पैरा लिख रहा हूँ मैं, बस लिख लेना आप, ये यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है। फर्स्ट पैरा क्लोज, और ये बॉडी क्लोज। कोई दिक्कत कर रहा है कुछ? कर जाता है कभी कभी, कुछ पता नहीं क्या है, छोड़ रहा है बीच बीच में। हाँ, मक्खी बैठ गई होगी या तो। फर्स्ट पैरा क्लोज किया है, और नीचे बॉडी क्लोज किया है। यानी यहाँ पर देखो क्लास का नाम आएगा, वो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ वो जो भी स्टाइलिंग आपको, कलर, अलाइनमेंट, जो कुछ भी देना है वो यहाँ लिखोगे। और फिर इस क्लास के नेम को किस में स्टोर करोगे? क्लास नेम को क्लास एट्रीब्यूट में। किस में? क्लास एट्रीब्यूट, ये लिखा है जो, क्लास नाम को क्लास एट्रीब्यूट में स्टोर करोगे, तो यहाँ की फॉर्मेटिंग यहाँ चली जाएगी। रुक जा, ऊपर लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। ये बॉडी है, अब कर रहा है, चलो दोबारा से लिख देता हूँ। ये फर्स्ट पैरा है, पैराग्राफ क्लोज है, और ये बॉडी क्लोज है। वो शायद कोई मक्खी अक्खी बैठी होगी इसीलिए छोड़ गया था पे। लिख लिया? बढ़े आगे? लो इसका एक एग्जांपल ले लो प्रॉपर। स्टाइल, यहाँ पर हमने क्लास ले ली, मान लीजिए पैरा। क्या ले ली? क्लास पैरा। कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने नाम दे दिया, क्लास का नाम क्या दे दिया? पैरा। आप आपका नाम दें बस। प्री डिफाइन कोई फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर ले लिया, लूप ले लिया, ऐसी वाइल ले लिया। जो हमारे पहले से डिफाइन कीवर्ड होते हैं ना कोडिंग में, उनको हम यूज नहीं करें,
ठीक है, आगे ये वेरिएबल नाम में भी काम आते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा जिससे मिक्स नहीं हो, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग के लिए हमने यहाँ पर वापस लिया बैकग्राउंड कलर, रेड, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ये लो। बॉडी पैराग्राफ क्लास इक्वल टू पैरा, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ और बॉडी क्लोज। हाँ जी, बताएं। अब जो फॉर्मेटिंग है, यानी हमने फॉर्मेटिंग क्या किया, बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, वो दोनों पैराग्राफों में से किस पे शो करेगी? दोनों पर, या फर्स्ट पैराग्राफ पर, या सेकंड पैराग्राफ पर, या किसी पर भी नहीं? ऑप्शन आ गए, सिर्फ फर्स्ट पर, सिर्फ, क्योंकि हमने यही तो लिखा है, ये तो मेरा क्लास का नाम था, इस क्लास के नेम को मैंने जिस भी एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट में स्टोर कर दिया, क्लास एट्रीब्यूट में, उसी पर फॉर्मेटिंग यानी उसी पर स्टाइलिंग होगी, और किसी पर नहीं होगी। अब यहां पर पैराग्राफ में नहीं किया तो इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी। ये मान लो मैं हेडिंग में कर देता कि सर मैंने यहां पर एक हेडिंग दे दी, देखो एग्जाम्पल के लिए लो, कोई सी भी दे दी, हेडिंग 2 दे दी, क्लास इक्वल टू पैरा, और यहां लिख दिया सेकंड। तो अब इस सेकंड हेडिंग पर भी ये फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, क्योंकि हमने इस क्लास को यहां भी डिफाइन कर दिया। यानी जिस जिसके साथ आपने क्लास एट्रीब्यूट जोड़ दिया और उसमें उस क्लास को चढ़ा दिया, वहां पर वो फॉर्मेटिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब कंफ्यूजन करने के लिए हो सकता है क्लास एट्रीब्यूट तो दे, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ और दे दे, और वो नाम यहाँ पर हो ही नहीं, तो फिर वो फॉर्मेटिंग नहीं है, वो तो नल है, उसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। ऐसा भी तो होता है कि उलझाने के लिए दे दे और अब पूछ ले, ये देखो एक बार के लिए, एक मिनट, यहाँ मैं पैरा की जगह पर यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, चलो हेडिंग ही दे देता हूँ, क्या दे दूँ, हेडिंग, ऐसे दे दिया, और अब पूछ लिया भाई बताओ क्लास सेलेक्टर की जो स्टाइलिंग है वो कौन कौन से एलिमेंट पर अप्लाई होगी? तो सिर्फ और सिर्फ अभी भी फर्स्ट पर, क्योंकि क्लास देखें, क्लास का नाम पैरा है और पैरा यहाँ पर ही यूज हुई है, यहाँ पर ही स्टोर हुई है, तो सिर्फ इस पर ही होगी। ये वाला नाम यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है कहीं, डायरेक्ट कहाँ से आ टपका, क्या पता, इसमें क्या वैल्यू है हमें क्या पता, डिफाइन नहीं है तो हम तो नली मानेंगे ना, जीरो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भाई यहाँ हमने लिया क्लास और क्लास की वैल्यू दी हेड, अब हेड में अंदर क्या है हमें क्या पता, हेड कहीं डिफाइन है नहीं है, लेकिन यहाँ क्लास दी है पैरा और पैरा की वैल्यू हमें पता है, ये रही। क्लियर है ये? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। हाँ, तो कुल मिला के अब जो ये स्टाइलिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ पर होगी। है परसेंटेज मतलब?
नहीं, फॉन्ट साइज को परसेंटेज में नहीं ले सकते, या तो पीटी में या पिक्सल में। परसेंटेज में आती है अपनी हाइट और विड्थ है ना। फॉन्ट साइज कभी भी परसेंटेज में नहीं आती है। लिख लिया क्या? ये मैंने HR दिया है बीच में, लाइन। ये उलझाने के लिए होते हैं बीच बीच में, कि हाँ बच्चा कहीं तो पजल्ड हो कि इससे कुछ अफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, जबकि HR और BR कोई इफेक्ट नहीं डालते। BR से लाइन चेंज हो रही है, HR से बीच में एक लाइन ड्रॉ हो रही है। HR हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पलों में ऐसे एक दो टैग बीच में जबरदस्ती डाल दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो कि यार इससे कहीं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो हमारे दिमाग में एक बार तो जाता है कि यार ये इससे कहीं कोई फॉर्मेटिंग पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। लिख लिया? अरे आगे बढ़े। कौन से नंबर का था ये? 3। तो नंबर 4 लिखें, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर नाम ही ऐसा है, देखो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सभी एलिमेंट को एक जैसा कर दे, सभी एलिमेंट को। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो सिंबल याद रख लो। यूनिवर्स सेलेक्टर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है बताओ? यूनिवर्सल सिंबल के लिए स्टार। कौन सा? स्टार सिंबल यूज में लिया जाता है। ठीक है, पॉइंट में लिख लेना, HTML कोड के या डॉक्यूमेंट के सभी, HTML डॉक्यूमेंट के सभी एलिमेंट्स को सिमिलर स्टाइल देने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, स्टार लगाना है और जो भी आपकी स्टाइलिंग देनी है वो इसके अंदर लिख देना है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे उन पर ऑटोमेटिक सब पर एक समान स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। स्टार और ब्रैकेट। लिख लिया? चलिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर येलो,
टेक्स्ट कलर, रेड, फॉन्ट फैमिली, कैलिबरी। फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, चलो बी आर, पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, एक और दे देता हूँ इसके बीच में, चलो डी ए बी, डी आई बी। हाँ जी, अब देखो कितने एलिमेंट है हमारे पास टोटल, 4। बॉक्स भी तो है या नहीं है भाई? डी आई बी पूरा ब्लॉक बनाएगा एक पहले, फिर उस बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4। अब सब एलिमेंट पर देखो ये फॉर्मेटिंग आएगी। बताओ कौन सा ऐसा कलर है जो ओवरलैप होगा? होगा नहीं, रेड, रेड तो नहीं होगा यार। रेड तो टेक्स्ट का कलर है, कैसे ओवरलैप होगा? टेक्स्ट तो यही तो है, टेक्स्ट में तो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और फर्स्ट पैराग्राफ, ये तीनों रेड कलर में दिखेंगे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या करेगा? बॉक्स का कलर भी बैकग्राउंड देगा, तो वो भी येलो, प्लस टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड देगा। टेक्स्ट में भी तो, यदि मैं यहाँ पर DI भी यूज नहीं करूंगा, एक बार के लिए ऐसे समझें कि साहब मैंने यहाँ पर DI भी यूज नहीं किया, ये देखो एक बार, तो अब मुझे कैसे दिखेगा? टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो और टेक्स्ट का कलर रेड, सही है। अब मैंने DI और लगा दिया यहाँ पर, तो अब बॉक्स का भी बैकग्राउंड कलर कैसा ले लेगा ये? येलो। तो येलो ओवरलैप हुआ या नहीं हुआ? बॉक्स में भी कलर येलो आ रहा है और इसका भी बैकग्राउंड में भी येलो आ रहा है। आई या नहीं आई बात समझ में? वो ये है कि दिखेगा ऐसे कि येलो ही बैकग्राउंड ही येलो है, लेकिन वो बैकग्राउंड इनका भी है और बैकग्राउंड बॉक्स का भी कलर है, दोनों के केस में हो गया वो। और एक चीज बदल दूं, चलो एक और पूछ लेता हूं छोटा सा। मैं मान लीजिए यहां पर एक लाइन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, जिससे वो डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ यहां पर लगा दिया मैंने, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। अब देखो शायद आपको समझ आ जाए, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और यहां पर ले लिया मैंने वाइट, कोई सा भी ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये लो, और ये मेरा हो गया फर्स्ट पैरा। इनको भी नीचे ले आता हूं मैं, ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट पैराग्राफ। और DIV क्लोज, बॉडी क्लोज। अब देखो कैसे दिखेगा,
जो रिजल्ट आएगा एक येलो बैकग्राउंड कलर का बॉक्स आएगा। सही है क्या? इसमें फर्स्ट हेडिंग और सेकंड हेडिंग ये तो दिखाई देंगी कौन से कलर में? रेड में। और हेडिंग फर्स्ट पैराग्राफ भी दिखेगा तो किस में? रेड में। टेक्स्ट का कलर तो रेड होगा, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर अब कैसा दिखेगा अलग से? वाइट। ठीक है ना? नहीं करी क्या सेकंड हेडिंग? अच्छा सॉरी, वो वन लिख रखी है, कोई बात नहीं यार, ऐसी तो ये तो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान में लिखते टाइम छूट जाती हैं। ठीक है ना? आई या नहीं आई समझ में? अब इसको कर लेंगे प्रैक्टिकल, ले लेंगे इनको, कोई बात नहीं, इसी को ले लेंगे, ये लो, इसी को ले लेंगे। ठीक है, लिख लो एक बार, क्योंकि देखो अब यहाँ से आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमने जो प्रायोरिटी लिखी थी उसकी बात ध्यान में आएगी। वहां जो लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट में, वो मेरा हो गया इनलाइन। कौन सा? तो पहले प्राथमिकता वो उस कलर को देगा, तो इसलिए वहां पर वो व्हाइट बैकग्राउंड कलर दिखेगा। ठीक है ना? और यदि उसको हटा देंगे तो तीनों के बैकग्राउंड में येलो येलो रह जाएगा। लिख लिया? तुम तो अभी आए हो यार, तुम तो कल तक लिखोगे तो कल तक थोड़ी बैठे रहेंगे। लिख लिया? चलिए, इसी में कर देता हूँ। जैसे हमने लिया है येलो, कौन सा लिया है? येलो। और टेक्स्ट कलर क्या लिया है? रेड। अभी मैं दो ही चीज ले रहा हूँ, बाकी की बंद छोड़ रहा हूँ। मेन तो हमारे यही है, इन्हीं को ले रहे हैं कन्फ्यूजन। ठीक है ना? नज़र डाल लेना, कुछ लिखने की मिस्टेक्स दिखे तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि आड़ा टेढ़ा पड़ता है तो ध्यान नहीं रहता उधर।
हाँ थैंक यू। हाँ जी, एक बार इसी को देख लो, यहीं पर नज़र डाल लो, हमने इतना सा लिखा है अभी देखो। ऊपर फॉर्मेटिंग में दो ही चीज़ ली, एक तो बैकग्राउंड कलर और एक टेक्स्ट कलर। बाकी कुछ भी नहीं लिया है अभी, बाकी छोड़ दिया क्योंकि यही हमें समझना है, येलो और रेड। यानी कि फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, जितने भी अब होता है एलिमेंट में, सारा का सारा जो कंटेंट है वो कौन से बैकग्राउंड कलर में दिखेगा? येलो में। और टेक्स्ट कलर दिखेगा किस में? रेड में। इनको हटा देता हूँ, नहीं तो आप नेविगेशन और इनमें बहुतों में कंफ्यूजन रहेगा आपको। कोई बात नहीं, ये लो। ये भी हटा दो है। अच्छा, इसमें तो चीज़ें बहुत सारी ऐड कर दी थी क्या? ये हेडर भी हटा दिया। चलो फॉरम का पड़ा रहने दो, फॉरम आगे और कहीं काम आ जाएगा, नहीं वापस लिखना पड़ेगा अपने को। पूरा ही मिक्सअप है, और हटाने पड़ेंगे कुछ। क्या ज़्यादा छोटा हो गया क्या? नहीं, वो तो मैं देख रहा था कि प्रॉपर्टी कभी कोई सा ब्राउज़र कलर में ले लेता है, कोई टेक्स्ट में भी ले लेता है। टेक्स्ट कलर रेड की जगह कोई और कलर दे के देखते हैं। येलो है, कॉर्ड में दे देते हैं, कोई नहीं। ले लेगा क्या, तो कोई ना कोई तो। दिख नहीं रहा है यार, कलर में ही और कहीं कोई तो नहीं किया हुआ है। बैकग्राउंड वाइट भी सही है। क्या? नहीं, कलर में देख के तो इस प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा है इसमें, या तो शो नहीं कर रहा है, तो उसको देख रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा है। येलो ले लिया तो रेड भी ले लिया, एक बार ब्लू को ले लें, या ब्लैक लें। येलो पे तो ब्लैक शो कर जाना चाहिए यार डायरेक्ट तो। नहीं, नहीं ले रहा, एक मिनट के लिए मैं ब्लैक एक बार इसको हटा रहा हूँ, जिससे देख लें कि कौन सा कलर ले रहा है ये, है ना? कि ब्लैक, सॉरी। टेक्स्ट तो आ ही नहीं रहा है, कहीं कोई छूटा है, टैग ही छूटा है फिर तो। देखो कहीं कोई सा ये बंद हो रखे हैं या प्रॉपर नहीं हो रखे। एक मिनट, मुझे तो लग, अरे स्टाइल ही बंद नहीं किया यार। देखो स्टाइल ही छूटा हुआ है, तभी तो नहीं ले रहा कि कहीं तो कुछ तो छूटा है। नहीं, फिर भी नीचे का तो आता। एक बार पूरा हटा लेते हैं। ये लो। पेज में ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग अब आ रही है ब्लैक में, ओके है। अब अलग से लगा लो स्टाइल को दोबारा से, क्योंकि मिक्सिंग होती है वो यही है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो उसमें फिर दिखता नहीं है यहाँ पर। स्टाइल
और यूनिवर्सल, यहाँ पर मैं पहले ले रहा हूँ, एक बार टेक्स्ट कलर को चेंज करके देखेंगे। टेक्स्ट कलर और रेड, क्लोज और स्टाइल क्लोज। छोटी सी एक स्पेलिंग भी दिक्कत दे जाती है, ध्यान नहीं रहता है तो। और अब अपने जो BS डॉट है उनमें तो क्या होता है, अपने को तुरंत पता चल जाता है। अभी देखो रेड कलर में ही नहीं ले रहा है, तो मतलब इसमें ही दिक्कत है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। एक बार सिंपल कलर लेके देख लेते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी को ही दिक्कत कर रहा है पूरे। हाँ ठीक है, ठीक है। अब भले ही आप इसमें ले लें बैकग्राउंड कलर। बैक नहीं, केस सेंसिटिव नहीं होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग ब्राउजर अलग अलग सपोर्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर, अब देखो जैसे गलत शायद स्पेस छूट गया तो ये भी एक एरर है। और ये हमने दिया कौन सा, येलो। हाँ जी, ये देख लो। इसका बैकग्राउंड वाइट पहले शो क्यों नहीं कर रखा था, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगाया था, ये छूट गया था। ये वाइट इसका दिखा रहा है, बाकी सबका बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, येलो है। ठीक है ना, पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है। ठीक है ना। अब DIB लगाएंगे तो आएगा बॉक्स, लेकिन बॉक्स यहाँ पर मैंने लगा दिया, DIB किधर गया हमारा, नीचे यहाँ पर। लेकिन DIB, और इसको मैं कर देता हूं यहीं पर क्लोज फॉरम के ऊपर, क्योंकि फॉरम को अलग हिस्सा मान लिया। DIB, अब बॉक्स तो है लेकिन अभी उसमें बॉर्डर नहीं है। अभी ध्यान रखना, बॉक्स बना है लेकिन उसमें बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना। और मैं उस बॉक्स बॉक्स के अंदर के लिए मैं एक बार ये और कर देता हूं, यहां पर ही मैं अलाइनमेंट का दे देता हूं, जिससे मुझे दिख जाएगा कि ये कंटेंट बॉक्स के अंदर है। सही है क्या, बाकी के किसी के अलाइनमेंट को नहीं बदल रहा, किसके अलाइनमेंट को बदलूंगा मैं, सिर्फ बॉक्स के अंदर वाले अलाइनमेंट को। तो उसके लिए मैं सेपरेटली यहां पर अलग से फॉर्मेटिंग करूंगा। अलग से फॉर्मेटिंग के लिए मैं इस पर क्या लगा दूंगा वापस, स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू, सॉरी, कॉलन और सेंटर, क्या कर दिया, सेंटर, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इससे क्या होगा कि DIB तो बनाएगा बॉक्स, और बॉक्स के अंदर का जो अलाइनमेंट है कंटेक्स्ट का वो क्या हो जाएगा आपका, सेंटर। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कंटेंट बॉक्स के अंदर है। सेव कर दो। वाइट को भी येलो कर देंगे तो दिखेगा नहीं लो, क्योंकि पहले से ही बैकग्राउंड कलर येलो है। और यहाँ भी आप तो वही ओवरलैप वाली चीज थी वो यहाँ आ जाएगी आपकी, ये लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कर दिया ना, कंट्रोल S दबा दिया था से, देख लो, अरे दब गया। तो ओवरलैप इसको मैं बोल रहा था कि इसका बैकग्राउंड कलर अब सेपरेटली हमने किया, तब भी क्या आ रहा है, येलो ही आ रहा है। क्लियर है ये बात, सेंटर भी हो गया, बाकी का सेंटर हुआ नहीं है। तो कुल मिला के ये 3 लाइन है वो हमारी किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है। अब वो बॉक्स अलग से दिखाना चाहते हो कि सर मुझे तो बॉक्स मेरा अलग से दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, तो भी तरीका है कि आप इस बॉक्स को क्या दे दो, बॉर्डर दे दो। क्या दे दो, बॉर्डर दे दो, जितनी भी आप वैल्यू देना चाहो बॉर्डर की वो वैल्यू दे दो। यहाँ पर सॉरी, हमेशा ध्यान रखना जब स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो यहाँ कॉलन आता है, वो गलती से बार बार इक्वल टू लग जाता है। क्या आएगा हमेशा यहाँ पर, कॉलन, और इन्वर्टेड कॉमा हटाओ। ये दे दी मैंने 1 पिक्सल, कितनी, 1 पिक्सल, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ आएगा।
वापस सेव कर दो। ये देखो ज़्यादा छोटी है क्या, बड़ी ज़्यादा हो रहा है कंटेंट। फिर पैडिंग एडिंग और देने पड़ेंगे। एक बार डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, या तो ये हो सकता है पिक्सल में नहीं ले रहा हो, सिंपल वैल्यू ले इंच वगैरह में। भाई ये भी एक एरर हो सकती है, कभी पिक्सल में लेता है कोई ब्राउज़र, कहीं कोई इंच में लेता है, तो हर चीज़ का है। नहीं नहीं आ रही है, 1 वाली तो ज़्यादा ही बाहर जा रही है। ठीक है, और इंच का सिंबल भी यदि मैं लगा के देखेंगे तो नहीं लेगा वो तो। मोटी और करके देख लेते हैं एक बार, 10 करके देख लेता हूँ, यदि दिखेगा तो यहीं पर दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और लो, वही है कि प्रॉपर्टी को नहीं, फिर तो इनको बड़ा ही ज्यादा हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर को, बॉक्स को बॉर्डर दिखाई जाएगी कि कितनी बड़ा बॉर्डर है आपका। ठीक है, पूरा कंटेंट हटाना पड़ेगा या फिर उसको और छोटा करना पड़ेगा, तब है ये। तो इतना ही बहुत है। यहाँ से हमें ये समझ में आ जाता है कि बस हमारा ओवरलैप नहीं करना है, फॉर्मेटिंग में वही वो वैल्यू लेनी है जो हमें अलग से शो करनी है सेपरेटली। जैसे यहाँ भी येलो ले दिया आपने और यहाँ भी येलो ले दिया, तो ये कलर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। तो कभी भी सिमिलर कलर नहीं लें, ये हम यही समझना चाह रहे थे। और कोई फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ पर भी दे सकते हो। एक फॉर्मेटिंग में देखो, जैसे टेक्स्ट अलाइन हमने यहाँ भी दी है, और अब टेक्स्ट अलाइन में यहाँ भी दे देता हूँ एक बार के लिए। देखो टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर दे दी मान लो मैंने राइट, क्या दे दी, राइट। अब मुझे बताओ, बॉक्स के अंदर की जो अलाइनमेंट है, बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट हमने क्या दे रखा है, सेंटर, और यहां हमने क्या दे रखा है, राइट। अब टेक्स्ट मेरा राइट दिखेगा या सेंटर, क्यों, वही प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है, क्योंकि पहले प्राथमिकता किसको देगा, इनलाइन को। फिक्स है ये कि पहले प्राथमिकता इसको देगा, बाद में उसको देगा। यदि मैं यहां से ये हटा दूंगा तो फिर राइट अलाइन कर देगा। ये भी आप यहां पर ध्यान रख सकते हैं। एक तो ये कलर बदल देता हूं अब, ये हमने क्या ले रखा था, वाइट, तो ये लिख लेना। एक फॉन्ट साइज और लिख लो, जिससे फॉन्ट साइज जो बड़ी आ रही है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। फॉन्ट साइज मान लीजिए मैं कर देता हूं इसको 10 पिक्सल। ये लो, ये देखो, फर्स्ट हेडिंग सेकंड हेडिंग सब गए राइट में, बैकग्राउंड आ गया वाइट, सब काम हो गया। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जैसी जैसी फॉर्मेटिंग ऊपर लगते जाओगे, यूनिवर्सल का मतलब ये वो सब पर अप्लाई होगी। यूनिवर्सल तो क्या कहेगा, जितने भी एलिमेंट हैं सब पर। तो जो जो हमने वहां पर ऊपर लिखा वो सभी पर आ गया। तो एक ऐसा ही एक और है, वो भी लिख लेना। यहीं पर मैं चेंज कर दूंगा हाथ के, एक और लिख लो ऐसा ही छोटा सा, और यूनिक भी है, वो कम यूज होता है हालांकि। ये तो हमने लिख लिया था क्या, चलिए साहब, क्या हुआ, हैंग हो गया क्या, बटन ही शो नहीं कर रहे हैं। चला जाए यार, नहीं वो सॉरी मैं भूल गया, यूनिवर्सल है तो वो पहले वो प्रायोरिटी उसकी रहती है, इसलिए वो लिखेंगे अभी हम। क्या हुआ, क्लोज ही कर रहा हूं मैं एक बार, नहीं तो ये खुले रहेंगे, अपना बोर्ड शो ही नहीं करेगा। अभी भी नहीं आ रहा है, नाराज हो गया क्या ये, आ गया ना, ठीक है। ये लिख लिया, तो एक और लिखे नंबर, कितना था जो देख लेना, नंबर अपना 4 हो गया, तो 5 नंबर और लिखिए। एक होता है आईडी सेलेक्टर, क्या है, आईडी सेलेक्टर।
इसमें हम यदि सिंबल की बात करें तो आईडी के लिए हमेशा सिंबल आपका होता है हैश। कौन सा? हैश। आईडी सेलेक्टर के लिए क्या यूज होता है? हैश सिंबल। तो ये बोलता है कि साहब किसी यूनिक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए कोई भी सिंगल एलिमेंट है उसको, जैसे मेन हेडिंग होती है हमारी, हेडिंग मुझे लगता है कि यूनिक होती है किसी भी वेबसाइट की, तो उसको यदि स्टाइल अलग से आप सेपरेटली देना चाहते हो तो आप किसका यूज करें? आईडी सेलेक्टर का यूज करें। ठीक है ना? यार वो तो हटा दिए थे शायद, किधर किधर कर दिए। इसका आउटपुट तो ये हो गया ना, राइट। ये फॉर्म था, हमने यहाँ तक ही लिखा था ये पहले। ये लो। हाँ तो राइट ही तो आ रहा है, सेंटर। वो एक चीज है, अभी हमने प्रायोरिटी इनकी भी लिखेंगे। सेलेक्टर की जो प्रायोरिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल पहली प्राथमिकता में लिया जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रहता है यूनिवर्सल। तो वो पूरे एलिमेंट पे पहले बदलेगा, यहाँ फिर लाइन इन लाइन वाला काम नहीं करेगा। तो वो हम अलग से लिखेंगे कि ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। ठीक है ना? ये काम नहीं करेगा। देख लिया, यूनिक सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए। और वही सेम आपकी जो मर्जी है वही आप आईडी का नाम लिखें जैसे, लेकिन आईडी का नाम लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना है पहले हैज लगाना है। क्या लगाना है पहले? हैज, और फिर यहाँ आईडी नेम क्या आएगा यहाँ पर? आईडी नेम। और स्टोर करता हूँ। और आईडी नेम को स्टोर करने के लिए एक लाइन ये भी लिखना, आईडी नेम को स्टोर करने के लिए एलिमेंट में आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। किसका? आईडी एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। जैसे क्लास में हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया था, ऐसे यहां पर भी आईडी एट्रीब्यूट यूज होगा। नोटपैड का बैकग्राउंड कलर बदला जा सकता है क्या? पूछ रहा हूँ, किसी ने यूज किया है तो। बड़ी दिक्कत आती है जब एकदम पूरा वाइट हो जाता है, जब आधा दिखता है एकदम सामने से और आधा नहीं दिखता है। वाइट बैकग्राउंड सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हैं? हाँ, नहीं होता ना, बेकार है ये, आंखें खराब करता है पूरा। अब इसमें है नहीं ना सबलाइम और ये तो, उनमें तो सही रहता है। छोटी मोटी एरर भी गलती से जो छूट जाते हैं सिंबल वगैरह की तो वो नज़र भी आ जाती हैं। अब यहाँ तो ढूंढनी पड़ती है और ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। एरर आना अलग चीज़ है, लेकिन उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक कॉमा भी छूट गया, एक स्पेलिंग भी छूट गया, छोटा सा एक स्पेस भी रह गया, तो वहां भी अपने को दिक्कत कर जाता है। हाँ, नोट पैड प्लस प्लस फिर भी ठीक है, उसमें कलर वगैरह आप मॉडिफाई कर सकते हो। लिख लिया? तो इसका अपने एग्जाम्पल फिर कल लिख लेंगे। आज के लिए 8:30 तक ही आज क्लास। नहीं, 8:30। टाइम टेबल देखो यार, कॉल आ गया मेरे पास, मोबाइल बज गया मेरा।